हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू द वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसी इंडस्ट्री को एनालिसिस करने वाले हैं जिसकी ग्रोथ काफी अच्छी तरीके से बढ़ती जा रही है। मैं बात कर रहा हूँ कैपिटल मार्केट वाली इंडस्ट्री को, जिसके अंदर मेनली एक कंपनी को हम पर्टिकुलरली बात करने वाले हैं, वो है मोतीलाल ओसवाल। इस वीडियो का फ्लो ये रहने वाला है जिसमें हम सबसे पहले बिजनेस को एनालिसिस करेंगे। सेकंड नंबर पर हम ये देखेंगे कि कंपनी की ग्रोथ अभी क्या है और आने वाले 5 सालों के अंदर क्या हो सकती है। एंड लास्ट वाले पॉइंट में हम मेनली कंपनी का रिस्क क्या हो सकती है आने वाले टाइम के अंदर, वो भी कंसिडर कर कर चल रहे होंगे। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स बिगिन। सबसे पहले अगर हम बिजनेस का देखा जाए तो कंपनी के अंदर हमको 2 पॉइंट मेनली कंसीडर करने होंगे। कंपनी दो तरह से मेनली रेवेन्यू बनाती है। सबसे पहले ट्रांजैक्शन बेस हो गया, क्योंकि कंपनी ब्रोकरेज सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, तो जितना ज्यादा ट्रांजैक्शन होगा बाइंग और सेलिंग के ऊपर, होल्डिंग के ऊपर, उसको हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन चार्ज। बाकी सेकंड नंबर पर आता है ARR, यानी कि एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू, जिसके अंदर कंपनी हर साल कंपनी जितने भी वेल्थ मैनेज करती है, AUM को मैनेज करती है, कंपनी अपने खुद के डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म पर प्रोडक्ट भी सेल करती है, तो वहां से एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू आता है, जो कि हर साल आना ही आना है, फिक्स है। फिर चाहे मार्केट बूल हो या बियर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ट्रांजेक्शन के अंदर मार्केट अगर बियर हो गया तो ट्रांजेक्शन कम होते हैं, जिसकी वजह से रेवेन्यू अफेक्ट कर जाता है। अब इस बिजनेस के अंदर हम थोड़ा सा और अंदर डीप डाइव करें, यानी कि ARR जो फील्ड है उसके अंदर क्या क्या आता है। सबसे पहले आता है एसेट अंडर मैनेजमेंट। कंपनी का एसेट अंडर मैनेजमेंट AUM पूरा अभी तक 1.5 लाख करोड़ से ऊपर का हो चुका है। सेकंड नंबर पर आता है वेल्थ मैनेजमेंट। कंपनी बड़े बड़े बिजनेसेस की वेल्थ भी मैनेज करती है। थर्ड नंबर पर आता है प्राइवेट वेल्थ। कंपनी प्राइवेट वेल्थ भी मैनेज करती है, जिसके अंदर अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड भी आते हैं, यानी कि बड़े बड़े HNI कैटेगरी। उन सारी चीजों को मैनेज करना कौन करता है? मोतीलाल ओसवाल भी करता है। कंपनी का एक और रेवेन्यू बनता है तीसरी जगह से, जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म। कंपनी वहां पर म्यूचुअल फंड की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, इंश्योरेंस की सर्विस प्रोवाइड करती है, हाउसिंग फाइनेंस के लोन भी प्रोवाइड करती है कंपनी। तो जितना भी अभी तक हमने बिजनेस को डिस्कस किया है उसको बोलते हैं हम ऑपरेटिंग बिजनेस। कंपनी एक जगह से और पैसा कमाती है, जिसको बोलते हैं हम ट्रेजरी बुक, जहां पर प्रमोटर्स के पास जितना भी कैश पड़ा रहता है, जितना भी कंपनी से रेवेन्यू बनकर प्रॉफिट निकलता है, उसको भी कैश में कन्वर्ट कर वहां पर इन्वेस्टमेंट की जाती है, स्टॉक्स वगैरह और इनमें। लेकिन अब यहां से अब हम बात करने वाले हैं हमारे सेकंड पॉइंट के ऊपर कि कंपनी की अभी ग्रोथ क्या चल रही है और आने वाले फ्यूचर में 5 सालों बाद क्या ग्रोथ हो सकती है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, कंपनी ने 1987 में अपना काम स्टार्ट किया था 1 लाख रुपीज से। सिर्फ ओनली 1 लाख रुपीज की नेटवर्थ थी कंपनी की। उसके बाद अभी जो आने वाले, इन्होंने कितने साल हो गए इनको? 37 से 38 ईयर्स हो गए हैं। 38 सालों में इनकी जो नेटवर्थ है वो 11,000 करोड़ से ऊपर की हो गई है। बिजनेस मॉडल की तरफ बढ़े, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमने जितने भी बिजनेस के बारे में बात किया था वो ऑपरेटिंग बिजनेस के अंदर आते हैं, जिसको हम बोलते हैं डबल इंजन मॉडल पर ये कंपनी काम करती है। यानी कि ऑपरेटिंग बिजनेस से तो कंपनी का रेवेन्यू बनता ही बनता है, साथ में इन्वेस्टमेंट बुक, जिसके अंदर ट्रेजरी बुक आती है, ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट होते हैं, उसके साथ भी कंपनी का रेवेन्यू बन जाता है। कंपनी की अगर ग्रोथ को देखें हम पिछले 10 साल में कितनी हुई है, तो 27% के CAGR से ग्रोथ हुई है टोटल रेवेन्यू की। टोटल पेड की ग्रोथ 33% के CAGR से हुई है। तो कंपनी की जो वेल्थ मैनेजमेंट है वो फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर 783 करोड़ की थी, जो कि पिछले साल सिर्फ 613 करोड़ की थी। 32% की CAGR से बढ़ी है वेल्थ मैनेजमेंट की चीज। असेट्स एंड प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट जो कंपनी करती है उसकी जो ग्रोथ है CAGR की, वो 26% से बढ़ी है। कैपिटल मार्केट के अंदर ईयर ऑन ईयर 43% की CAGR से कंपनी बढ़ रही है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो कि 32% से बन रहा है। जैसा कि मैंने आपको हाउसिंग फाइनेंस के बारे में भी बताया है कि कंपनी का जो हाउसिंग फाइनेंस वाला बिजनेस है वो 129 करोड़ का था फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर, वही 2 करोड़ घटकर यहाँ पर 127 करोड़ का है। तो कंपनी यहाँ पर थोड़ा अर्ली स्टेज के अंदर है हाउसिंग फाइनेंस के बिजनेस के अंदर। यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर, तो कंपनी का मेनली बिजनेस आता है अभी भी ब्रोकरेज से, जो कि 1499 करोड़ का था फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर, और 24 के अंदर 1300 करोड़ के आसपास का था। तो कंपनी अभी भी मेनली डिपेंड करती है ब्रोकरेज के बिजनेस के ऊपर। और सेकंड जो आपको NIS की इनकम दिख रही है, नेट इंटरेस्ट इनकम, जिसके ऊपर भी कंपनी डिपेंड करती है। तो ये दोनों बिजनेस डिपेंड करते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर बुल मार्केट आया तो इसके रेवेन्यू में फ्लक्चुएशन दिखती है, लेकिन यहाँ पर फिर भी चलता रहता है। बाकी मैनेजमेंट फीट से भी कंपनी कमाती है, डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि अपने प्लेटफॉर्म से भी कंपनी कमाती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो फाइनेंशियल ईयर 24 और 25 के अंदर एक साल के अंदर अच्छी खासी ग्रोथ है, 31% की CAGR से कंपनी ग्रोथ पे दिख रही है। अब यहाँ से अगर हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस देखें, सिर्फ फाइनेंशियल 24 के अंदर 25 के अंदर 112% की ग्रोथ है। एक और यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज ये दिखती है, कंपनी जो एसेट मैनेजमेंट का बिजनेस करती है उसके अंदर SIP में इसका मार्केट शेयर पिछले साल 1.7% था, तो इस बार 4.2% है। यानी कि म्यूचुअल फंड वालों ने अच्छे खासे रिटर्न दिए होंगे, तभी यहाँ पर SIP
एसआईपी का मार्केट शेयर भी बढ़ा है, एसआईपी का फ्लो भी 3 गुना हुआ है पिछले इस साल के अंदर। तो ये तो सारी हमने ऑपरेटिंग बिजनेस के बारे में बात करी। और जैसा कि मैंने बात करी थी ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट के अंदर, प्रमोटर्स के पास जितना भी कैश रहता है वो उस कैश को भी, स्पॉन्सर के कैश को भी यूज कर स्टॉक्स में लगाते हैं, जहां से पैसा बनता भी है और कभी कभी ज्यादा भी जाता है। जब बियर मार्केट होता है तब हमको यहाँ पर ऐसे माइनस में रेवेन्यू शो करने पड़ते हैं, क्योंकि क्वार्टर वाइज का है। तो क्वार्टर 4 के अंदर, यानी कि क्वार्टर 4 कब से कब तक आता है, जनवरी से लेकर मार्च तक का क्वार्टर आता है, जब मार्केट काफी गिर रहा था, इसलिए यहाँ पर इसके नेगेटिविटी है। सो इस तरीके से तो हमने मोतीलाल ओसवाल की पूरी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में हमने अंदर ये समझा कि अभी 2025 के अंदर क्या चल रहा है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि अभी कंपनी के स्टॉक का पी 22 के आसपास चल रहा है, और इस इंडस्ट्री का पी अगर एवरेज देखा जाए तो 16 के आसपास चल रहा है। तो अभी भी कंपनी थोड़ी ओवर वैल्यू दिख रही है हमको यहाँ पर। तो जब जब यहाँ पर मार्केट, जैसे अगर हम 5 साल वाला चार्ट देखें, तो सितंबर में जब मार्केट अच्छा खासा करेक्ट हुआ था तो एक अच्छा खासा बाइंग जोन देखने को मिला। अब इसकी एक नजर पीएनएल स्टेटमेंट के ऊपर डाले हम, तो इसका ऑपरेटिंग मार्जिन अच्छा खासा 55% का चल रहा है, जो कि पिछले 4-5 सालों से एक एवरेज भी देखा जाए तो 50 प्लस चलता है। तो अच्छा खासा एवरेज बन रहा है, यानी कि 50% इसका मार्जिन बन जाता है इस बिजनेस में। बोरोइंग्स काफी कम है और कैश जनरेशन पॉजिटिव में है। और आने वाले 5 सालों के अंदर अगर हम उस CAGR से अगर ग्रोथ देखी जाए, जो कि हमको 13% से दिख रही थी, 31% से भी दिख रही थी, तो 55,000 करोड़ की मार्केट कैप नेक्स्ट 5 ईयर में हो सकता है 1 लाख करोड़ भी पार कर जाए। तो ये तो हमने बात कर ली कि किस तरीके से अभी इसके अंदर करंट सिचुएशन चल रही है और फ्यूचर में क्या सिचुएशन हो सकती है स्टॉक के प्राइस की भी और कंपनी की भी। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट थर्ड पॉइंट के ऊपर। अब यहां से अगर हम हमारे पॉइंट नंबर 3 की बात करें, तो कंपनी के अंदर और बिजनेस के अंदर क्या क्या बड़े बड़े मेन रिस्क निकल कर आते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर निकल कर आता है ट्रेजरी बुक की वॉलेटिलिटी। जब जब मार्केट बियर मार्केट में जाएगा तो आपका पोर्टफोलियो अगर 100 रुपए का भी होगा तो 30 रुपए का अगर लॉस शो करता है तो 70 रुपए पर ही रह जाता है। उसको अगर आप हर बार क्वार्टर दिखाते जाओगे तो वहां पर लॉसेस दिखेंगे। सेकंड रिस्क यहाँ पर ये निकल कर आ जाती है कि जब जब बियर मार्केट रहेगा तब तब ब्रोकरेज का बिजनेस है वहां पर लॉसेस शो होते रहेंगे। थर्ड रिस्क यहाँ पर ये निकल कर आती है कि अगर आप इस बिजनेस को बारीकी से देखोगे, बहुत बारीकी तरीके से, जो हाउसिंग फाइनेंस वाला लोन का जो बिजनेस है इनका, वो काफी टाइम पहले भी स्ट्रगल कर रहा था और अभी भी बहुत अर्ली स्टेज के अंदर है, तो वो इतना रेवेन्यू कंपनी को बनाकर नहीं दे पा रहा है। तो क्या हो सकता है आने वाले टाइम में ये बहुत ज्यादा रिस्क वाला मामला हो सकता है। एंड फोर्थ रिस्क यहाँ पर ये निकल कर आती है, जब जब कंपनी आईपीओ का भी बिजनेस करती है तो जब जब आईपीओ नहीं आ रहे होते तब तब यहाँ पर लॉसेस शो होते हैं। तो कंपनी का एक बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस और दूसरा इंपॉर्टेंट बिजनेस ये निकल कर आता है कि ARR जो एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू है, वहां से अच्छा खासा रेवेन्यू बनता है कंपनी का हर साल। और सेकंड बिजनेस यहाँ पर ये निकल कर आता है डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म का। तो कंक्लूजन अगर हम इस वीडियो का ये करें कि कंपनी के अंदर आने वाले टाइम में क्या हमको देखने को मिल सकता है। शॉर्ट टर्म के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जब जब कंपनी बियर मार्केट के अंदर अच्छी खासी करेक्ट होती हुई दिखती है तब तक एक अपॉर्चुनिटी का चांस हो सकता है। सेकंड पॉइंट में अगर हम बात करें यहाँ पर कि मिड टर्म की और लॉन्ग टर्म की, तो ये कंपनी आने वाले टाइम में नेक्स्ट 5 ईयर में अगर इसी तरह से चलती रही और अपना ARR वाला रेवेन्यू बढ़ाती रही, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म के अंदर भी रेवेन्यू बढ़ता रहा, और अगर मार्केट बियर नहीं बुल रहा, तो अच्छा खासा यहाँ पर 5 सालों के अंदर अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल सकती है इस कंपनी के अंदर। कंपनी की मार्केट कैप जो कि अभी हम सिर्फ 5 डिजिट में देख रहे हैं, वो 6 डिजिट तक भी पहुंच सकती है नेक्स्ट 5 ईयर के अंदर, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो मोतीलाल ओसवाल सबसे नंबर 1 प्लेयर निकल कर आता है कैपिटल मार्केट के अंदर। बाकी काफी सारे प्लेयर्स भी इसके अंदर है। अगर आपको इनसे कंपेयर करने वाली वीडियो भी चाहिए कि अगर मैं मोतीलाल ओसवाल से एडलविस हो गया, जेएम फाइनेंशियल्स हो गया, एक और 361 वाली कंपनी हो गई, अगर इनका हम अगर पूरा कंपैरिजन देखी जाए कि कौन सी कंपनी अच्छी है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना, हम नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर लेकर आएंगे। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, दोस्तों शेयर करना मत भूलना, चैनल बनाए तो सब्सक्राइब करना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।